हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने पार्ट 5 में देखे थे, जो टेस्ट के रूप में हम लोगों ने काम किया था। तो आज हम लोग ईवीएस का जो मॉक टेस्ट है 6 देखेंगे, जिसमें एनसीईआरटी और पेडोलॉजी मिक्स क्वेश्चंस होंगे। और जो प्रीवियस ईयर जो सीटेट के आए हुए क्वेश्चंस हैं उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चाहिए फिर सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सीटेट रिलेटेड जो भी आपको नोटिफिकेशन हो वो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, जिसमें हम लोग ने 15 क्वेश्चन जो पार्ट 5 में आप देख सकते हैं, और जो आज के 15 क्वेश्चन है वो हम लोग 6 पार्ट में देखते हैं। तो लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो और जो पिछली वाली क्वेश्चंस का आंसर था वो डिसलेक्सिया बिल्कुल सही था। बहुत बच्चों ने अच्छे से कमेंट दिए, तो वो बिल्कुल सही था। तो डिसलेक्सिया उसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ना टाइम वेस्ट करते हुए। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है वैसे आपकी तैयारी? आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ईवीएस संक्षेपण किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? जो ईवीएस का मतलब होता है वो आपको बताना है संक्षेप में क्या होता है। इन्वायरमेंटल, बी ऑप्शन इन्वायरमेंटल सोर्सेज, सी ऑप्शन इन्वायरमेंटल स्टडीज, या डी ऑप्शन इन्वायरमेंटल स्किल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा कि ईवीएस का संक्षेपण क्या अर्थ होता है? तो 16 का आंसर कीजिए। बहुत बच्चे इसमें आंसर गलत करके आते हैं, वो ईवीएस की फुल फॉर्म जो होती है शॉर्ट में वो गलत लिख देते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होगी, बहुत बार आया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ईवीएस संक्षेपण किस अर्थ में होगा? इन्वायरमेंटल स्टडीज़। याद रखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे पेपर में कितनी बार आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्या बोला है? प्राइमरी स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो नॉट को हाईलाइट कर लिए, नॉट लिखा हो, एटलीस्ट लिखा हो, निगेटिव कोई भी सेंटेंस उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो जरा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग गलत कर देते हैं, नहीं पे ना ध्यान देके। तो ध्यान रखा करिए, हाईलाइट कर लिया करिए, सबसे अच्छा है। तो पहला ऑप्शन है, शिक्षक कक्षा कक्ष में अनुशासन को सुनिश्चित करें, या बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, या फिर बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय की बाहर की दुनिया से जोड़ना चाहिए। तो कौन सा मोटिव नहीं होता है 17 में आपको बताना है। प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए ईवीएस में 17 का कौन सा आंसर होगा? आंसर कीजिए। तो जो उसका सबसे आपको लग रहा हो, शिक्षक जो हो कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित ना करे, जिससे बच्चा क्या करेगा, वो अनुशासन में अगर डर में पड़ेगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी चीज़ों को कह नहीं पाएगा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि प्रश्न पत्र बनाते समय चरणोक्रम में नहीं है, तो उनका अनुपालन करें। तो जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं उसका जो क्रम होता है, तो कैसे, कौन सा मतलब क्रम वाइज कैसे हमें उसको अरेंज करना है ये बताना है। तो पहले प्रश्न लिखना आएगा, या रूपरेखा, संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर होगा? तो जो पहले क्या होगी, पहले हम रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करेंगे, देन हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फोर्थ ऑप्शन, एंड फिर प्रश्न लिखेंगे। ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा तो हम लोग प्रश्न लिखेंगे। जब उसका हमारा पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा तो क्या, संपादन करेंगे। तो थर्ड हो जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है? 2 4 1 3। तो दूसरा तो जो ए ऑप्शन में मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ए ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3। मतलब सबसे पहले क्या करना है, रूपरेखा बनानी है किसी चीज़ की, देन हमें ब्लूप्रिंट तैयार करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न लिखेंगे, देन उसका संपादन हो जाएगा। तो 2 4 1 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए अवधि कौन सी होती है? तो जो एपीकल्चर होता है, मधुमक्खी पालन, तो बिहार राज्य में होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, कि कब उसमें पालन करना चाहिए मधुमक्खी पालन का? तो पहला ऑप्शन है अप्रैल से जून सबसे अच्छा टाइम होता है, या जुलाई से सितंबर, या अक्टूबर से दिसंबर, या जनवरी से मार्च। तो बताइए मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो कौन सा होगा? आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा? तो ये मैंने आपको बहुत बार करवाया, जब प्रीवियस ईयर के पेपर भी करवाए थे तो मैंने बताया था, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस भी, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अक्टूबर से जो दिसंबर होता है वो मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है। और जो मधुमक्खी को कौन से फूल, किसके फूल उगाते हैं? तो लीची के फूल, ये भी याद रखिएगा।
जो कि बिहार राज्य में होता है सबसे ज़्यादा। तो याद रखिएगा, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जो ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल लिपि होगा, जो मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बन जाती है। तो ये जो लिपि होती है वो कितने बिंदुओं पे आधारित होती है? तो ब्रेल लिपि जो आपको पता ही होगा किसने दी है, तो लुईस ब्रेल। याद रखिएगा नाम, लुईस ब्रेल ने, जो अंधे लोगों के पढ़ने के लिए इसमें बनाई थी लुईस ब्रेल ने। तो क्या नाम है उनका? लुईस ब्रेल। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक मोटे कागज पे क्या उभरे हुए बिंदु होते हैं, जिससे जो बच्चा देख नहीं सकता वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ता है, इसे ब्रेल लिपि कहे जाते हैं, जो अंधे बच्चों के लिए होती है। तो जो ये बिंदु होते हैं, कितने बिंदु पे उभरे होते हैं? 6 बिंदुओं पे, 8 पे, 10 पे या 4 पे? तो आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो बिल्कुल, जो ब्रेल लिपि होती है वो कितने होती है? जो मोटे कागज पे जो उभरे हुए बिंदु होते हैं वो 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन जिसने भी लिखा है सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कुछ पक्षी हमारी तुलना में क्या करते हैं? 4 गुनी अधिक दूरी देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो ये पक्षी कौन से जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तय कर सकते हैं? तो कौन सा ए ऑप्शन होगा? बाज, कबूतर, तोता, या बी ऑप्शन चील, बाज, गिद्ध, या सी में फाख्ता, कौवा, मोर, या कौवा, चील, बुलबुल? तो आंसर कीजिए। जो कि मैंने आपको सब पढ़ाया, तो आपके आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21, जो कि चील, बाज और गिद्ध जो होंगे वो हमारे कुछ पक्षी जो होते हैं वो क्या कहते हैं, हमारी तुलना में कितना 4 गुना देख सकते हैं। जैसे हम लोग 1 किलोमीटर 1 मीटर तक देखेंगे तो वो कितना 4 मीटर तक, उनकी जो हमसे जो उनकी तुलना होगी देखने की वो 4 गुनी ज़्यादा होगी। कौन कौन से? चील, बाज, गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिखा हुआ है कोई रेलगाड़ी क्या करिए 16 जुलाई 2014 को प्रातः कितने बजे? 5:15 पर स्टेशन छोड़कर क्या कर रही है? अगले 18 जुलाई को पहुंच रही है। मतलब 16 जुलाई को जा रही थी, फिर वो कब पहुंच रही है? 18 जुलाई को पहुंच रही है। 2000 कितने बजे पहुंच रही है? 4:45 पे पहुंच रही है। कहाँ? नागरकोइल स्टेशन पे पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितनी है? 26-49 किलोमीटर है। तो दूरी कितनी है? 26-49 किलोमीटर है। तो हमें रेलगाड़ी की औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। तो क्या आंसर होगा? आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा क्वेश्चन जो ऑप्शन है गलत प्रिंट हो गए हैं, तो इसको क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्वेश्चन को आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो माउंट एवरेस्ट कहा गया उसकी जो ऊंचाई है चोटी की वो 88-48 है। या भारत का भाग है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 98-50 है। या तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 98-50 है। या जम्मू और कश्मीर का भाग है, इसकी चोटी की जो ऊंचाई है 8900 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जो स्टेटमेंट सबसे सही है क्वेश्चन नंबर 23 आंसर कीजिए। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ये नेपाल का ही भाग है माउंट एवरेस्ट, और जो इसकी ऊंचाई जो दे रखी है एनसीईआरटी में कितनी दे रखी है? 88-48 मीटर। तो आपको यही आंसर सही लगाना है, कहाँ का? नेपाल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लिखा हुआ है, देखिए किस स्टेट के मैं गांव में आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। किसी गांव की बात कर रहे हैं, और जिसमें बताया गया कि इस गांव में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। या इसलिए हमारे धरती पे जो घर में धरती से लगभग 10 से 12 फुट क्या होती है? पर 3 से 3.5 मीटर ऊंचे घर बने होते हैं, जो ऊंचे मजबूत बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। यह घर अंदर से भी क्या होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। तो कौन से स्टेट में जो ऐसा होता है कि जो गांव जो मतलब घर होते हैं वो 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं, और जो मजबूत घास के खंभों पे बनाए जाते हैं, और जो घर के अंदर से क्या होती है? लकड़ी के बने होते हैं। तो ये कहाँ का हो जाएगा? आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, असम में जो है ऐसे घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ वर्षा बहुत होती है। तो क्या करते हैं लोग? 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाते हैं। तो क्लियर हुआ होगा आपका ये कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक आता हाथी से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर दिया होगा। है हाथियों के विषय में कुछ कथन दिए, तो आपको वही सही कथन बताने हैं। तो लिखा हुआ 3 महीने के हाथी
भार होता है वो लगभग 2 क्विंटल होता है, या फिर वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, या हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो सही स्टेटमेंट चारों में से कोई एक है, तो एक स्टेटमेंट बताइए क्या सही होगा हाथी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 सभी का सही होना चाहिए, जिसको मैं बार बार करवा चुकी हूँ। तो जो 3 महीने का जो हाथी होता है उसके जो बच्चे का भार होता है क्या होता है, 2 क्विंटल होता है। तो यही पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। और जो एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां खा लेता है तो गलत हो जाएगा। 8 से 10 घंटे सोता है, ये भी गलत। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण आराम करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 महीने का हाथी बच्चे का जो भार होता है लगभग 2 क्विंटल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिखा हुआ निम्नलिखित समूह में उस समूह को चुनिए जिसे खाना पकाने के कई तरीके का ढंग दिए गए हैं। तो खाना कैसे पका के खाना चाहिए उसमें सही बताना है। तो पहला है सेक कर, उबाल कर या बेल कर, या तल कर, भिगो कर या भून कर। क्वेश्चन नंबर 26 का कैसे होगा, सही ढंग बताना है खाने का। तीसरा है सेक कर, तल कर, भून कर, या उबाल कर, गूंथ कर या भून कर। तो खाना पकाने के सही क्रम बताना है, क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 26। तो जो राइट आंसर हो जाएगा सी होगा, पहले सेकेंगे फिर तलेंगे फिर भूनेंगे। तो बिल्कुल, तो 26 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, सेक कर, तल कर और भून कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लग रहा है आपको, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 27 है, आंचल जो है वो अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। तो इसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है, उसका क्या मोटिव है, वो किस चीज़ में सुधार लाना चाहती है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर ए जो स्टेटमेंट ए दे रखा है, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में या अवलोकन कौशलों में। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 27, क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या करिए, बच्चा क्या करे, थिंकिंग जो कॉज का प्रोसेस है वो क्या करना चाहिए, ये उद्देश्य में सुधार कि बच्चा सोच के अपनी चीज़ों को बताए। तो चिंतन कौशलों में सुधार करना चाह रही है जो आजकल कर रही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिखा हुआ रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है, जो कि आपने पिछली बार भी देखा हुआ क्वेश्चन में आया था, जब तक कि पानी तक ना पहुंच पाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग कितनी होती है, 30 गुनी होती है। यह पेड़ जो है कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तानी जो एक ओक है वो पेड़ कहाँ पाया जाता है, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, राजस्थान में। तो 28 का क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो सबके सही होने चाहिए, मैंने कितनी बार आपको क्वेश्चन करवाए हैं, तो गलत तो होने नहीं चाहिए। 28 राइट आंसर बताइए। तो कहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जो वो क्या कहते हैं, रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ होता है वो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लिखा हुआ है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति से सबसे अधिक प्रभावी होगी। तो कौन सी प्रभावी होगी, तो एक लिखा हुआ है, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना, मतलब फ्लैश कार्ड, या उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, या शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेलों जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, या सी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने उस पर आधारित समान परियोजना कार्य करने के लिए कहना, या फिर शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और अलग अलग खेल खिलाना। तो कौन सा जो होगा सबसे प्रभावी होगा, क्वेश्चन नंबर 29 आंसर कीजिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा। जिससे जो बच्चा हो, जो भागीदारिता उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो, शिक्षण युक्ति और अधिक प्रभावी हो। तो क्या करेगा, शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए, खेल के मैदान में ले जाए टीचर और अलग अलग खेल खिलवाए, जिससे उस चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ 30, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल स्थित है। तो दिल्ली जो है वो कहाँ होगा, तो जो मैप के अकॉर्डिंग बताना, जो दिल्ली होगा वो कहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा, जो पूर्व और उत्तर पश्चिम में होगा। तो डी ऑप्शन है, मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, डी ऑप्शन पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपका डाउट हो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।